नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत जोड़ो यात्रा का आज 108वां दिन है और इस समय कांग्रेस की है पदयात्रा हरियाणा में मौजूद है। आज 24 दिसंबर शनिवार को यात्रा हरियाणा के फरीदाबाद में NHPC मेट्रो स्टेशन से शुरू की गई, जो कि शाम के समय दिल्ली में लाल किले पर जाकर रुकेगी। इसके साथ ही बता दें कि इसके बाद कल 25 दिसंबर से यात्रा अगले 9 दिनों तक ब्रेक पर रहेगी और इस दौरान उत्तर में पड़ने वाली कठोर सर्दी के लिए कंटेनरों की मरम्मत कर उन्हें तैयार किया जाएगा। फिर इसके बाद 3 जनवरी 2023 को कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा फिर से शुरू होगी। बिहार में आरजेडी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी द्वारा दिए गए एक बयान से इस समय सियासत गरमाई हुई है। अन्य राजनीतिक दल सिद्दीकी पर उनके बयान को लेकर लगातार निशाना साधने में लगे हैं। इस बीच खबर है कि सिद्दीकी ने अपने बयान को लेकर चल रहे हंगामे पर सफाई दी है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मुझे देशद्रोही करार दिया जा रहा है, जबकि कई गलत काम करने वालों को देशभक्त करार दिया जाता है क्योंकि वे सत्तारूढ़ दल के प्रति समर्पण रखते हैं। मैं बीजेपी के पाकिस्तान चले जाने के आह्वान से ऊब चुका हूँ। मुझे आश्चर्य है कि वे पाकिस्तान से इतना प्यार क्यों करते हैं। मेरे लिए पाकिस्तान सबसे खराब देश है। मैं यहाँ पैदा हुआ था और मृत्यु के बाद भी इसी भूमि में दफन होने का इच्छुक हूँ। सिद्दीकी ने आगे कहा, अगर मेरे शब्दों से किसी की भावना को ठेस पहुंची है तो मैं उसके लिए खेद व्यक्त करता हूं, लेकिन एक बदलाव के लिए उन लोगों के लिए भी कुछ खेद व्यक्त करना अच्छा है जो डर और दर्द में जी रहे हैं। इसके साथ ही सिद्दीकी ने फिल्म पठान को लेकर अयोध्या के संत परमहंस आचार्य से जुड़े विवाद का हवाला देते हुए पूछा कि ऐसा क्यों है कि जो मैंने कहा था उसके बारे में इतना हो हल्ला मचा हुआ है, लेकिन शाहरुख खान को खत्म करने की धमकी पर ऐसा नहीं दिखा। गौरतलब है कि सिद्दीकी का एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्हें यह कहते सुना जा सकता है कि मैंने अपने बेटा और बेटी को कहा है कि उधर ही नौकरी कर लो और अगर वहां की नागरिकता मिले तो वो भी ले लेना। अब भारत में माहौल नहीं रह गया है, मालूम नहीं कि तुम लोग झेल पाओगे या नहीं झेल पाओगे। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा था कि यह बात आप समझ सकते हैं कि कितनी तकलीफ के साथ एक आदमी यह बात अपने बच्चों को कहेगा कि अपना मातृवतन छोड़ दो, ये दौर आ गया है। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने शुक्रवार को पंजाब सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन अब इस तरह की स्थिति को फिर से पैदा नहीं होने दे सकते। इसके साथ ही उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से इस्तीफे की मांग की। बादल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी से हुई उनकी बातचीत को लेकर कहा कि सीएम योगी ने मुझसे यह भी कहा है कि उद्योगपति उत्तर प्रदेश में शिफ्ट होना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि पंजाब अब सुरक्षित नहीं है। पंजाब में भी पिछले 1 साल से औद्योगिक नीति का अभाव है। पंजाब से उद्योग के बाहर निकलने से बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ेगी। पंजाब वित्तीय आपातकाल के कगार पर है। राज्य ने बीते 9 महीनों में 30,000 करोड़ रुपए उधार लिए हैं और उनके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। GST, स्टैंप शुल्क और लैंड रेवेन्यू नीचे चला गया है। राजस्व व्यय बढ़ने के बावजूद बुनियादी ढांचे में कोई निवेश नहीं किया गया। बादल ने आगे कहा कि यह स्थिति बार बार होने वाले घोटालों के कारण हुई है। इसमें लेटेस्ट 300 करोड़ रुपए का विज्ञापन घोटाला है, जिसके तहत गुजरात समेत पूरे देश में आम आदमी पार्टी का प्रचार करने के लिए सरकारी पैसे का इस्तेमाल हुआ था। इसके साथ ही उन्होंने राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से मामले की जांच का आदेश देने और आम आदमी पार्टी से 300 करोड़ रुपए वसूलने की अपील की। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को उपराज्यपाल को एक पत्र लिखते हुए आरोप लगाया कि वे सरकार के कामकाज में दखलंदाजी कर रहे हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि मैं कुछ बेहद चिंताजनक घटनाक्रमों के आलोक में आपको पत्र लिख रहा हूं। मेरे संज्ञान में लाया गया है कि आपके दफ्तर ने हाल ही के दिनों में विभिन्न विभागों से फाइलों को मंगाने की प्रवृत्ति का सहारा लिया है और आपने संबंधित मंत्री और कैबिनेट को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए अधिसूचना तक जारी की और कई कार्यों को मंजूरी भी दी। पत्र में उप मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि निर्देशों का पालन नहीं करने पर अधिकारियों को निलंबित करने की भी चेतावनी दी गई है। इसके साथ ही सिसोदिया ने आगे लिखा कि आप सरकार को अनदेखा कर जो कर रहे हैं यह अनुच्छेद 339 AA में निहित लागू संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत है। इसके अलावा डिप्टी सीएम ने उपराज्यपाल VK सक्सेना को याद दिलाते हुए लिखा कि पुलिस, कानून व्यवस्था और जमीन को छोड़कर सभी काम दिल्ली सरकार के अधीन आते हैं और राजधानी में दिल्ली की निर्वाचित सरकार है जो सभी विधायी और कार्यकारी फैसले लेने के लिए बाध्य है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने कहा कि इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि टालने योग्य विवाद और उलझन से बचने के लिए समय पर और जरूरी सुधारात्मक कदम उठाएं।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान द्वारा भारत के आर्थिक विकास की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। IMF का कहना है कि 2023-24 में आर्थिक विकास दर घटकर 6.1% तक रहने का अनुमान है, जो कि 2022-23 में 6.8% तक रह सकता है। इसके साथ ही IMF ने कहा है कि कच्चे तेल के दामों में उछाल, कमजोर बाहरी मांग और सख्त मॉनेटरी पॉलिसी के चलते आर्थिक विकास दर में गिरावट आ सकती है। अगले 2 सालों में भारत में महंगाई में कमी आ सकती है। हालांकि उसने ये भी चेतावनी दी है कि कोरोना वायरस के खतरनाक वेरिएंट से ट्रेड और आर्थिक विकास पर असर पड़ सकता है। वहीं रिपोर्ट्स में कहा गया है कि भारतीय अधिकारियों का मानना है कि सरकार के कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्च में बढ़ोतरी और निजी डिमांड के चलते 7% तक GDP 2022-23 में रह सकता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शुक्रवार को वाराणसी के श्रृंगार गौरी मामले में अंजुमन इंतजामिया कमेटी की ओर से दायर पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। बता दें, अंजुमन इंतजामिया ने वाराणसी कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें 5 हिंदू महिलाओं की ओर से वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी और अन्य देवी देवताओं की नियमित पूजा को लेकर मांगी गई अनुमति पर उसकी आपत्ति को खारिज कर दिया गया था। वहीं अब इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति JJ मुनीर ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। ICICI बैंक लोन धोखाधड़ी के मामले में बैंक की पूर्व CEO चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को CBI ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, साल 2018 में चंदा कोचर पर अपने पति को आर्थिक फायदा पहुंचाने के लिए अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगा था। इसके साथ ही चंदा कोचर उस कमेटी का भी हिस्सा रही हैं जिसने 26 अगस्त 2009 को बैंक द्वारा वीडियोकॉन इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स को 300 करोड़ रुपए और 31 अक्टूबर 2011 को वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड को 750 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दी थी और कमेटी द्वारा लिए गए इस फैसले ने बैंक के रेगुलेशन और पॉलिसी का उल्लंघन किया था। इसके अलावा मई 2020 में भी ED द्वारा चंदा कोचर और उनके पति से करोड़ों रुपए के लोन और इससे जुड़े अन्य मामलों में पूछताछ की गई थी और जिस समय ICICI बैंक द्वारा वीडियोकॉन को यह लोन दिया गया था उस वक्त चंदा कोचर बैंक की MD और CEO थी। इसी मामले में CBI ने FIR दर्ज की थी, जिसके बाद ED ने चंदा कोचर के पति दीपक कोचर को गिरफ्तार किया था। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।